गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम को लेकर के बात करेंगे, दैट इज कॉल्ड रेसिप्रोसिटी थ्योरम। इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए हम लोग को चाहिए किर्चॉफ्स का लॉ। तो किर्चॉफ्स का लॉ आप लोग जूनियर क्लासेस में आप लोग स्टडी किए हो किर्चॉफ्स का लॉ। फिर से थोड़ा सा मैं बता दूं, यहाँ पर हम लोग एक लूप लिए यहाँ पर, जैसे ए बी सी डी एफ जी ए, ये क्लोज लूप है जिसमें दो बैटरी हम लोग लिए, E1 E2, तीन रजिस्टर हम लोग लिए, R1 R2 R3। तो यहां से जो करंट फ्लो कर रहा, इस करंट का नाम हम लोग दिया I1। तो इधर से I1 करंट फ्लो कर रहा, बी पॉइंट में वो जा रहा, वो आगे भी जा सकता था, इधर भी जा सकता था, इधर भी जा सकता था, लेकिन E2 से भी एक करंट फ्लो कर रहा है जिसका नाम है I2। तो I2 भी इधर से आ रहा है, इधर से I1 भी जा रहा है, इस बी पॉइंट में दोनों मिलेगा, मिल करके I1 प्लस I2 यानी I3 को जन्म देगा। तो इस रजिस्टर से I3 करंट फ्लो कर रहा है, एफ में जब जा रहा है लोग, एफ में पहुंचा तो दो पाथ इन लोगों को मिलेगा, एक पाथ नीचे तरफ, एक पाथ ऊपर तरफ। तो ऊपर तरफ I2 जाएगा, नीचे तरफ I1 जाएगा। ऊपर तरफ I2 क्यों जाएगा? इस बैटरी के कारण जो पोटेंशियल डिफरेंस है उतने ही अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करेगा, इस बैटरी के कारण जैसा पोटेंशियल डिफरेंस उतने ही अमाउंट ऑफ करंट इसमें इन करेगा। इसके चलते I1 जा रहा था तो I1 आएगा, इसके चलते I2 आ रहा था तो I2 ही जाएगा। तो यह है लॉजिक। तो अब हम लोग किर्चॉफ्स का सेकंड लॉ हम लोग अप्लाई करें। कोई एक लूप ले लेते, जैसे बी सी डी एफ बी, बी सी डी एफ बी, ये क्लोज लूप ले लेते हैं। हम लोग बी से सी तक आएंगे तो कोई हम लोग को पोटेंशियल ड्रॉप यहाँ पर कुछ नहीं होगा क्योंकि कोई रजिस्टर नहीं है। सी से हम लोग डी तक जाएंगे तब हम लोग का ईएमएफ है। तो जाने के दौरान बैटरी का पहला जो प्लेट है पॉजिटिव के साथ टकराए, इसलिए बैटरी को E1 लिखेंगे। फिर हम लोग जब R1 में पहुंचेंगे, यहाँ पर करंट कितना है ना, R1 में करंट ये वाला करंट आ रहा, I1 करंट आ रहा, करंट आ रहा इधर, हम लोग जा रहे इधर, माने हमारा डायरेक्शन करंट का डायरेक्शन का ऑपोजिट है, इसलिए यहाँ पर का वोल्टेज ड्रॉप ओम्स लॉ के अनुसार I1 R1 होगा वोल्टेज ड्रॉप, लेकिन I1 R1 का जगह में लिखेंगे माइनस I1 क्योंकि हम लोग जा रहे इधर, करंट आ रहा है इधर, तो इसको लिखेंगे माइनस। फिर हम लोग डी से एफ तक जाएंगे, कुछ नहीं मिलेगा, एफ से बी तक जाएंगे तो हमको R3 मिल जाएगा। R3 में करंट कितना है? करंट है I3, हम लोग जा रहे इधर, करंट आ रहा है इधर, इसलिए ये वाला हो जाएगा आपका क्या, नेगेटिव हो जाएगा। तो माइनस I3 R3 इक्वल टू 0। तो इसी को हम लोग इसको इस पार में लेकर के E1 इक्वल टू इतना हम लोग लिख सकते हैं। तो ये है किर्चॉफ्स का सेकंड लॉ या सेकंड रूल के नाम से हम लोग इसको जानते हैं। तो अब अगर हम लोग ले लेंगे ए बी एफ जी ए, ये भी एक तो ले सकते हैं, ए बी एफ जी ए, ये एक तो क्लोज लूप को ले लें। ए से बी तक आएंगे कुछ नहीं मिलेगा, बी से जब एफ तक आएंगे तो R3 मिलेगा, और करंट कितना है? करंट है I3। हम लोग जिधर जा रहे हैं बी से एफ जा रहे हैं, करंट भी बी से एफ जा रहा है, इसलिए करंट पॉजिटिव। फिर एफ से जी जाएंगे, कुछ नहीं मिलेगा, जी से हम लोग फिर ए आएंगे तो R2 मिलेगा, R2 करंट कितना है? R2 पे करंट है I2, हम लोग जिधर जा रहे हैं करंट भी उधर जा रहा है इसलिए प्लस। फिर हम लोग जब जाएंगे बैटरी का नेगेटिव प्लेट मिलेगा, इसलिए माइनस E2 इक्वल टू 0। तो किर्चॉफ्स का सेकंड लॉ बोल रहा, कोई भी क्लोज लूप में टोटल जो पोटेंशियल का जो ड्रॉप होगा या चेंज होगा दैट इज इक्वल टू 0। तो इसको अगर इस पार में हम ले आए तो इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं E2। जैसे E1 बराबर हम लोग लिखे क्या, इसके अनुसार I1 R1 प्लस I3 R3 इक्वल टू E1, और E2 बराबर हम लोग इतना लिखे। ये है किर्चॉफ्स का लॉ हमारा। इसी लॉ को हम लोग अप्लाई करेंगे रेसिप्रोसिटी थ्योरम को प्रूव करने के लिए। तो क्या बोल रहा है रेसिप्रोसिटी थ्योरम? यहाँ पर हमारा दो मेष है या दो लूप है, ये वाला एक पार्ट है और ये वाला एक पार्ट है, पूरा भी हम लोग ले सकते हैं लेकिन हम लोग एक एक पार्ट लेंगे। इसको 1 मान रहे, इसको 2 मान रहे। तो पहला लूप या पहला मेष में एक AC सोर्स है, EMF है, दूसरा में नहीं है। तो मान लेते हैं पहला में जब है ये वाला, इसके चलते करंट इस ढंग से ऐसा फ्लो कर रहा है। तो करंट जो यहाँ से फ्लो कर रहा है, इधर भी पार हो गया, इधर जो पार हो गया वो करंट का नाम दिया I2। इस मेष में I2 करंट है और इस मेष में I1 करंट है। तो हम लोग किर्चॉफ्स का लॉ अप्लाई करते हैं। पहले ये वाला मेष में, पहला मेष में हम लोग अप्लाई करते हैं। तो पहला मेष में जो अप्लाई करेंगे किर्चॉफ्स लॉ के अनुसार, सोर्स का जो वोल्टेज होगा E1 दैट इज इक्वल टू ये जो वोल्टेज जो ड्रॉप होगा अलग अलग सर्किट पे उसका सम होगा। तो E इक्वल टू, यहाँ पर हम लोग का करंट कितना I1 है, यहाँ पर वोल्टेज का ड्रॉप कितना J1 है, हमारा इम्पिडेंस J1
हमेशा जो रेजिस्टेंस होगा, बात ऐसा नहीं रेजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर या इन लोगों से मिला हुआ कुछ हो सकता है। तो यहाँ पर का वोल्टेज ड्रॉप हम लिखेंगे Z1 I1। फिर यहाँ पर का हम लोग क्या लिखेंगे ना, Z3 I1। डायरेक्शन वही है Z3 I1, लेकिन Z3 में तो ये वाला करंट भी तो फ्लो कर रहा है, ये जो I2 करंट, I1 करंट इधर से फ्लो कर रहा है, इसलिए I1 पॉजिटिव, I2 करंट उसका उल्टा डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, इसलिए माइनस Z3 I2 हम लोग लिखेंगे। अब इसी को I1 हम लोग कॉमन ले लिए, Z1 प्लस Z3 हम लोग लिखेंगे, इक्वेशन 1। अब इस मेश का बात करेंगे या इस लूप का हम लोग बात करेंगे, इस लूप में जब हम लोग देखेंगे यहाँ पर तो कोई सोर्स नहीं है, तो सोर्स अगर नहीं है तो उसको जगह में हम लोग लिखेंगे 0। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे इसके जगह में, यहाँ पर कोई सोर्स नहीं इसलिए इसके जगह हम लोग लिखेंगे 0। फिर हम लोग देखते हैं इस मेश में I2 तो इधर फ्लो कर रहा है, तो यहाँ पर का वोल्टेज ड्रॉप होगा, यहाँ पर का Z2 I2, यहाँ पर का होगा कितना Z3 I2, ऐसा करके फ्लो कर रहा है। और इधर से जो करंट आ रहा था, ये वाला सर्किट यहाँ पर तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर तो इसके लिए तो आ रहा था आपका I1, तो I2 चूंकि इधर में हम लोग पॉजिटिव लिया तो I1 तो उसका उल्टा डायरेक्शन में, तो माइनस I1 Z3, यहाँ पर तो कुछ नहीं है, इक्वल टू 0। तो I2 कॉमन आ जाने से Z2 प्लस Z3 इंटू I2, तो Z2 प्लस Z3 इंटू I2 माइनस I1 Z3 इक्वल टू 0, ये है इक्वेशन 2। तो कैसे डिराइव किया आप लोग देख लिए। अब इसी इक्वेशन से बहुत ही सिंपल, इसको इस पार में ले जाइए, इसको इस पार में ले जाने से ये प्लस हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू इतना होगा। तो I1 इक्वल टू क्या होगा ना, दिस बाई Z3। तो ये जो I1 का वैल्यू है इसको यहाँ इक्वेशन 1 में पुट कीजिए। तो इक्वेशन 1 में E का E था, Z1 प्लस Z3 था, I1 के जगह में हम लोग ये वाला पुट कर देंगे, ये वाला पूरा पुट कर देंगे। फिर Z3 I2 तो था Z3 I2। अब हम लोग Z3 का एलसीएम ले लेते हैं, यहाँ पर Z3 है, यहाँ पर कुछ नहीं है, हमारे यहाँ पर 1 है, तो पूरा अगर एलसीएम लेंगे Z3 इंटू 1 तो हमारा Z3 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो पार्ट वही पार्ट को लिखेंगे, यहाँ पर तो नहीं है, तो Z3 इंटू Z3 होगा, मैंने यहाँ पर क्या होगा हमारा Z3 का यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा, और I2 तो था ही। अब Z3 को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे E इंटू Z3, और ये वाला पार्ट जैसा है वैसे ही रहेगा, लेकिन इसमें एक हम लोग काम करते हैं I2 को कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पर भी I2 यहाँ पर भी I2, तो पूरा I2 को हम लोग कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ से I2 इक्वल टू क्या होगा, I2 इक्वल टू E बाई Z3 और बाई इतना, ये हो गया इक्वेशन 3। तो हमारा ये जो रेसिप्रोसिटी थ्योरम है I2 हम लोग निकाल लिए। रेसिप्रोसिटी थ्योरम क्या बता रहा है, ये बता रहा जो सर्किट को अगर हम लोग ऐसा ड्रॉ करेंगे, इधर में अगर ईएमएफ रखेंगे तो यहाँ में इस पार में ईएमएफ रखने से अगर इस लूप में करंट अगर I2 होगा, ईएमएफ को अगर हम लोग इंटरचेंज कर देंगे, माने इधर अगर ले आएंगे, तो इधर में जब ले आएंगे तो सर्किट जैसा था वैसे ही होगा, लेकिन करंट जो इधर में हम लोग I2 लिए थे, इधर में ईएमएफ लाने से वो I2 डैश कर देंगे, इधर में हम लोग I1 डैश कर देंगे। तो ईएमएफ को इधर रखने से करंट यहाँ पर I2 था, और ईएमएफ को इधर रखने से सेकंड सर्किट में करंट होगा I1 डैश। तो ईएमएफ को अगर इंटरचेंज करेंगे भी, ईएमएफ को इधर रखने से करंट होगा I2 और ईएमएफ को इधर रखने से करंट होगा I1 डैश। तो इस रेसिप्रोसिटी थ्योरम का जो स्टेटमेंट है I2 इक्वल टू I1 डैश होना चाहिए। मीन्स इस पार का ईएमएफ इस सर्किट में जितना करंट को जन्म देगा, ईएमएफ को अगर रिप्लेस करेंगे तो इधर में जो करंट होगा वो करंट, और पहले वाला जो करंट यहाँ रखने से जो करंट है I2 और यहाँ रखने से जो करंट होगा I1 डैश, तो ये I2 इक्वल टू I1 डैश होना चाहिए। माने ईएमएफ का इंटरचेंज करने से भी जो बगल वाला लूप में जो करंट होगा उसका वैल्यू जितना का उतना ही होगा, ये बोल रहा रेसिप्रोसिटी थ्योरम। माने अगर ईएमएफ को इंटरचेंज कर भी देते हैं, लेकिन उसके बगल वाला लूप में करंट का जो भी वैल्यू होगा वो वैल्यू पहले की तरह ही रहेगा, बदलेगा नहीं। मीन्स वी हैव टू प्रूव I2 इक्वल टू I1 डैश। तो ये वाला जब ईएमएफ को इधर हम लोग रखे तब हम लोग यहाँ से निकाले I2 इक्वल टू इतना। जब ईएमएफ को इधर ले जाएंगे तब भी हम लोग को निकालना पड़ेगा I1 डैश, और देखेंगे I2 का एक्सप्रेशन जो आ रहा है इक्वेशन 3 में, I1 डैश का भी क्या वही एक्सप्रेशन आएगा। तो मान लीजिए लेट अस रिप्लेस द ईएमएफ टू सेकंड मेश। सेकंड मेश में ईएमएफ को रिप्लेस कर दिए, तो ईएमएफ को रिप्लेस करने से यहाँ पर इसके लिए अगर हम लोग किरचॉफ्स लॉ अप्लाई करेंगे इसके लिए, तो यहाँ पर क्या होगा आप देखिए, यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप होगा Z2 इंटू I2 डैश, Z2 इंटू I2 डैश। यहाँ पर क्या होगा Z3 इंटू I2 डैश प्लस Z3 इंटू I2 डैश, कॉमन ले लेंगे।
फिर इधर से जो करंट जा रहा, यहाँ पर आ जा रहा I2 डैश और इधर पार हो जा रहा I1 डैश। तो I1 डैश भी तो Z3 से पार हो रहा है। जैसे हम लोग वहां पर देखे, पहले Z3 से I2 डैश भी पार हो रहा है और उल्टा दिशा में Z3 से I1 डैश भी पार हो रहा है। तो उल्टा दिशा में पार हो रहा है, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, माइनस Z3 I1 डैश। तो इसके लिए लिख ले। अब इस लूप के लिए जब हम लोग लिखेंगे, इस लूप में तो कोई सोर्स नहीं है तो हम लोग लिखेंगे 0, और इस लूप में जो करंट जो फ्लो कर रहा है वो कितना है, I1 डैश इंटू Z3 प्लस I1 डैश इंटू Z1, I1 डैश इंटू Z3 प्लस I1 डैश इंटू Z1, ये पॉजिटिव में आएगा। लेकिन इसमें तो I2 डैश भी तो पार हो रहा है, I1 डैश इधर से पार हो रहा है, I2 डैश ऑपोजिट से पार हो रहा है, इसलिए माइनस Z3 I2 डैश इक्वल टू क्या होना चाहिए, कोई सोर्स नहीं है, इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो यहां से हमारा इसको जब इस पार में ले जाएंगे तो इक्वल टू हो जाएगा -2 उस पार में। तो I2 डैश बराबर क्या होगा, ये वाला पार्ट एक आ गया, सेम टाइप का ही होगा। जैसे I1 हम लोग निकाला, I1 का वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करें, तो I2 डैश हम लोग निकाला, उसका वैल्यू हम लोग इक्वेशन ये वाला 4 में पुट करेंगे। तो इक्वेशन 4 में जब पुट करेंगे, I2 डैश के जगह में ये वाला पार्ट लिख देंगे, तो Z2 प्लस Z3 तो था ही, I2 डैश के जगह में ये वाला पार्ट लिख देंगे। ये वाला पार्ट लिखने के बाद क्या करेंगे, Z3 को हम लोग एलसीएम ले लेंगे। यहाँ पर भी Z3 का एलसीएम लिए थे, तो नीचे में Z3, इधर में Z3 का स्क्वायर हो गया, यहाँ पर भी लेंगे तो यहाँ पर Z3 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर हम लोग क्या करेंगे, E और Z3 को गुना कर देंगे। जैसे यहाँ पर E और Z3 को गुना किए थे तो गुना कर देंगे। फिर क्या करेंगे, I2 को जैसे यहाँ पर कॉमन लिया था, यहाँ पर क्या करेंगे, I1 डैश को कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ से इधर से चला जाएगा, I1 डैश तो कॉमन आ जाएगा, तो I1 डैश इक्वल टू क्या होगा ना, EZ3 बाई ये वाला। तो अब देखिए इक्वेशन 3 में देखिए EZ3, यहाँ पर भी EZ3, नीचे वाला पार्ट देखिए, नीचे वाला पार्ट सेम है। तो हम लोग इक्वेशन 3 और 6 से क्या बोल सकते हैं, हम लोग बोल सकते हैं I2 और I1 डैश क्या है, ये सेम है। इसका मतलब रेसिप्रोसिटी थ्योरम तो वही बोल रहा था, जो पहले वाला लूप में अगर EMF होगा तो उसके चलते सेकंड वाला लूप में अगर करंट I2 होगा, तो सेकंड वाला लूप में अगर EMF E होगा तो पहले वाला लूप में भी करंट I2 होना चाहिए। I2 होना चाहिए मैंने अभी तो हम लोग नाम लिखे कि I1 डैश, तो I1 डैश जो है वही I2 भी है। इसका मतलब इसमें अगर EMF है E, तो करंट यहाँ पर जितना होगा, यहाँ पर जब EMF डालेंगे तो करंट यहाँ पर उतना ही होना चाहिए। खाली नाम हम लोग अलग अलग दिए, E जब इधर दिए तो इधर में करंट का नाम दिया I2, और E जब इधर दिए करंट का नाम दिए I1 डैश। तो ये बोलना चाह रहा है रेसिप्रोसिटी थ्योरम, पहला सर्किट में माने पहला लूप में जो EMF होगा उसके चलते दूसरा लूप में जो करंट होगा वही EMF को जब इंटरचेंज कर दोगे, दूसरा लूप में EMF को कर दोगे, तो पहला लूप में करंट उतना ही आ जाएगा जितना कि दूसरा लूप में आ रहा था। मीन्स I2 इक्वल टू I1 डैश। तो बहुत ही ईजी है। तो आज हम लोग रेसिप्रोसिटी थ्योरम जो हम लोग प्रूव कर दिए।